नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT के एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। यह सभी क्वेश्चन हमने CPCT एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किए हैं। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है। डिजिटल कैमरा जो डिवाइस होती है वह किस प्रकार की डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर है या पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जो डिजिटल कैमरा है उससे किसी फोटो को, इमेज को या वीडियो को कैप्चर किया जाता है और वह कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब डिजिटल कैमरा के द्वारा किसी इमेज, ग्राफिक्स या वीडियो को इनपुट किया जाता है, एंटर किया जाता है। तो डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा किसी इमेज को, पिक्चर को, किसी वीडियो को इनपुट किया जाता है। मतलब जो डिजिटल कैमरा है वह एक इनपुट डिवाइस होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड सॉफ्टवेयर से लिया गया है। MS वर्ड में न्यू पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए ब्लैंक की का उपयोग किया जाता है। जब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं और हमें एक नया पैराग्राफ क्रिएट करना है तो हम कौन सी की को यूज करेंगे। फंक्शन की को, एंटर की को, एरो की को या स्पेस की को। जब भी हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करते समय यदि हम एंटर की को प्रेस करते हैं, एंटर की को, तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। मतलब MS वर्ड में नया पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, नया पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है, एंटर की का। आपसे यह प्रश्न दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यह प्रश्न एक और प्रकार से पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पैराग्राफ क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है एंटर। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है, जब एक रो और कॉलम मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं। MS एक्सेल की जो फाइल होती है, फाइल, उसे वर्कबुक कहा जाता है, वर्कबुक। MS एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है और एक्सेल की एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, मिलता है, तो एक सेल क्रिएट होता है, सेल। और हम एक्सेल में जो भी डेटा टाइप करते हैं वह सेल में टाइप किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस का कौन सा एक्शन उपयोग होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। किसी फाइल की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस का कौन सा एक्शन उपयोग होगा। ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक। यदि आपको किसी फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज मतलब वह फाइल कब बनाई गई, क्या उसकी मेमोरी साइज है, क्या उसका स्टोरेज है, कहां पर वह फाइल सेव की गई है। मतलब किसी फाइल की विशेषताओं को यदि आपको देखना है तो आप माउस का कौन सा एक्शन उपयोग करेंगे। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करना होता है, प्रॉपर्टीज को देखना होता है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर माउस से राइट क्लिक करना होता है। किसी भी फाइल या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए माउस से राइट क्लिक किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिक। राइट क्लिक करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है। हम MS एक्सेल में जो टेबल बनाते हैं, जो डेटाबेस तैयार करते हैं, उस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में बनाए गए डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है।
MS एक्सेल कई प्रकार के चार्ट बनाने की सुविधा प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है जब हम MS एक्सेल में चार्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप कौन सा चार्ट क्रिएट होता है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, सरफेस चार्ट या कॉलम चार्ट। तो MS एक्सेल में जब भी हम चार्ट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट चार्ट का टाइप होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट जब हम MS एक्सेल में चार्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट चार्ट का टाइप होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट MS एक्सेल का बाय डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉलम चार्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। MS एक्सेल के न्यू वर्जन्स में रो की संख्या कितनी होती है। जो MS एक्सेल की वर्कशीट होती है उसमें मल्टीपल रो होते हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है एक्सेल की वर्कशीट में नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं। आपको यह क्वेश्चन तो तैयार करना है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। MS एक्सेल के जो भी नए वर्जन हैं उनमें रो की संख्या होती है 10,48,576, 10,48,576। यहाँ पर आपको रो की संख्या तो पता चल गई। MS एक्सेल में जो वर्कशीट होती है उसमें रो की संख्या होती है 10,48,576, लेकिन यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्सेल में नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, मतलब टोटल कॉलम कितने होते हैं। तो कॉलम होते हैं 16,384। यहाँ पर आपको एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करने मिले। एक्सेल की वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रो होती हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। तो इस क्वेश्चन के साथ आपने एक और क्वेश्चन तैयार किया। एक्सेल की वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रो होती हैं 10,48,576, टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 16,384। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लैंक लिमिटेड टाइम के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। निम्न में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कुछ फिक्स समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। यदि हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है और पावर कट हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। यदि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ समय के लिए बैटरी बैकअप देना चाहते हैं कि यदि पावर कट हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है तो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ देर तक चलता रहे, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है। यूपीएस का, एडाप्टर का, बायोस का या यूएसबी का। तो यूपीएस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूपीएस यूपीएस एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कुछ देर तक बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है, पावर का बैकअप देती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूपीएस। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिला यूपीएस, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 3 और नए क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। साथ ही साथ आपको बायोस का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और आपको यूएसबी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने मिले। जो यूपीएस होता है वह हमें लिमिटेड टाइम के लिए बैटरी बैकअप देता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यहाँ पर आपको बायोस का फुल फॉर्म भी पढ़ने मिला। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपीएस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी और डीवीडी किस प्रकार की डिवाइस हैं। जो सीडी और डीवीडी होती हैं वह किस प्रकार की डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, सॉफ्टवेयर हैं या स्टोरेज हैं। तो सीडी और डीवीडी का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो सीडी और डीवीडी होती हैं उनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और यह परमानेंट स्टोरेज की सुविधा देती हैं। परमानेंट मतलब लंबे समय तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यह दोनों सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और यह दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं। सीडी और डीवीडी दोनों स्टोरेज डिवाइस होती हैं। यह ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। एक ही क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिले। सीडी और डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं और यहाँ पर यह दोनों ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी हैं। आपको सीडी और डीवीडी का फुल फॉर्म भी याद करना है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क।
कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज। सीडी और डीवीडी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल एक ब्लैंक है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है, यूनिट ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या टाइप ऑफ कंप्यूटर है? तो पास्कल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी में से पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। तो पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर लैंग्वेज। पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। कंप्यूटर में बायोस कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर में बायोस कहाँ स्टोर होता है? बायोस, सबसे पहले तो आपको बायोस क्या होता है यह पता होना चाहिए। बायोस का फुल फॉर्म अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है और यह स्टोर होता है रोम मेमोरी में। रोम, बायोस जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में जो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, जो निर्देश यूज होते हैं, वह सभी बायोस में होते हैं और बायोस स्टोर होता है रोम में। रोम हमारे कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें बायोस को स्टोर किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रोम। आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिला रोम, बायोस रोम में स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। आपको रोम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आपको डी रैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको एस रैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक क्वेश्चन के साथ हमें कई क्वेश्चन तैयार करने भी मिलते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस को याद करना है, नोट करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर भी हमें कई प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कंप्यूटर में जो बायोस होता है वह रोम में स्टोर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप की गई फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज ब्लैंक थी। जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, कोडिंग की जाती है, तो प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? लो लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई वह कौन सी थी? पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रान जो है वह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको और 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ आपको कोबोल का फुल फॉर्म भी याद करना है। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो एक क्वेश्चन के अंदर हमने 3 क्वेश्चन तैयार करे। जो प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी वह थी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में नंबर्स का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। जब हम एक्सेल में नंबर टाइप करते हैं तो उनका ऑटोमेटिक अलाइनमेंट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट उनका अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या जस्टिफाइड अलाइनमेंट? एमएस एक्सेल की सीट में, टेबल में जब हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनका अलाइनमेंट होता है राइट। एमएस एक्सेल में नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट और टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक्सेल में नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट और टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है सेंटर। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू आर कोड में क्यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्यू आर कोड में क्यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्यू आर कोड आपने देखा होगा आजकल सभी प्रकार के प्रोडक्ट पर क्यू आर कोड को बनाया जाता है। क्यू आर कोड एक सीक्रेट कोड होता है जो किसी प्रोडक्ट की, किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के साथ स्टोर करता है। जो हमारे आधार कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड में भी क्यू आर कोड होता है जो कि उस पर्सन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के साथ स्टोर करता है। क्यू आर कोड में क्यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें यह बताना है। तो क्यू आर कोड में क्यू आर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, फास्ट स्पीड में वर्क करता है क्यू आर। तो क्यू आर कोड में क्यू आर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्यू आर कोड को कहा जाता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, बहुत फास्ट स्पीड में रिस्पॉन्स देता है, फास्ट स्पीड में वर्क करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर में सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट होती है। कंप्यूटर में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसकी एक फिक्स मेमोरी यूनिट होती है, नापने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए कि हमारा डेटा कितना है, उसके लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। तो कंप्यूटर में सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट क्या होती है यह हमें बताना है। बिट, बाइट, निबल या केबी। कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट होती है वह होती है बिट। बिट कंप्यूटर में सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट होती है वह होती है बिट। बिट मतलब 0 एंड 1, जो कि बाइनरी डिजिट होती हैं, या तो 0 या फिर 1। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट होती है वह होती है बिट। बिट 2 ही होती हैं, 0 या 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। कंप्यूटर में सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट होती है बिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सेल में कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है उसमें मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। यदि हमें किसी एक रो को कंप्लीट सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। यदि आपको एमएस एक्सेल में कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑल्ट प्लस स्पेस या विंडोज प्लस स्पेस। यदि आपको एमएस एक्सेल में कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस से आप एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। और यदि आपको एक कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक्सेल में कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस और कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। प्रोसेस्ड डेटा के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, मतलब ऐसा डेटा जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, ऐसा डेटा जिसकी प्रोसेसिंग की जा चुकी है वह क्या कहलाता है। जब किसी डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो वह कहलाता है इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। इनपुट करते समय हम डेटा को इनपुट करते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस किया जाता है और डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। मतलब प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाएगा इंफॉर्मेशन। डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को स्ट्राइक थ्रो करने की शॉर्टकट की है। एमएस एक्सेल में आपने जो सेल में डेटा टाइप किया है, कंटेंट टाइप किया है, यदि आप उसे स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं मतलब सिंगल लाइन से उसको क्रॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को स्ट्राइक थ्रो करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4 या कंट्रोल 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 से हम एक्सेल में डेटा को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। सेल में जो डेटा टाइप किया गया है उसको स्ट्राइक थ्रो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो कंट्रोल 2 है इससे हम एमएस एक्सेल में डेटा को बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड।
कंट्रोल 3 से हम एक्सेल में डेटा को इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल 4 से हम एक्सेल में डेटा को अंडरलाइन कर सकते हैं और कंट्रोल 5 से हम डेटा को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें 4 क्वेश्चन तैयार करने मिले। एमएस एक्सेल में यदि हमें सेल के कंटेंट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल+2, इटैलिक करना है तो कंट्रोल+3, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल+4 और स्ट्राइक थ्रू करना है तो कंट्रोल+5। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+5 से एक्सेल में डेटा को स्ट्राइक थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को ब्लैंक ईमेल भी कहा जाता है। जो जंक ईमेल होते हैं जिसमें ऑफर होते हैं या कोई फ्रॉड वाले जो ईमेल होते हैं उन्हें कहा जाता है जंक ईमेल। जंक ईमेल को ब्लैंक ईमेल भी कहा जाता है, स्पैम, स्पूफ, क्रैप या स्निफर। तो जो जंक ईमेल होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पैम ईमेल, स्पैम, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। कुछ जंक ईमेल में, स्पैम ईमेल में हमारे साथ फ्रॉड किया जा सकता है, हमें कोई ऐसी लिंक शेयर की जा सकती है जिस पर क्लिक करने से हमारे डेटा का लॉस हो सकता है। तो जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम ईमेल। जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है। जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को यदि आपको डबल अंडरलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो और उस टेक्स्ट को यदि सिंगल लाइन से अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल यू को यूज करते हैं। कंट्रोल यू से टेक्स्ट को एक बार अंडरलाइन किया जाता है, लेकिन यदि आपको टेक्स्ट को 2 बार अंडरलाइन करना है, डबल लाइन से अंडरलाइन करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल-शिफ्ट-डी। कंट्रोल-शिफ्ट-डी, आपको डबल अंडरलाइन को डी से याद रखना है, डी। कंट्रोल-शिफ्ट-डी से टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन किया जा सकता है। कंट्रोल-शिफ्ट-डी से एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल-शिफ्ट-डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। यदि हम टाइपिंग कर रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हमारा कर्सर अभी जिस लाइन पर है उस लाइन के स्टार्टिंग में यदि हमें जाना है तो हम कौन सी की का उपयोग करेंगे। आप जिस लाइन पर अभी टाइपिंग कर रहे हैं यदि उसी लाइन के स्टार्टिंग में आपको कर्सर को ले जाना है तो आप कौन सी की को यूज करेंगे, होम की, इंसर्ट की, एंड की या पेज अप की। तो आपको यहाँ पर याद रखना है होम की। होम की से हम किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को मूव कर सकते हैं और एंड की से हम उसी लाइन के एंडिंग में कर्सर को मूव कर सकते हैं। एंड की से हम लाइन के एंडिंग में कर्सर को मूव करते हैं और होम की से हम कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में मूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।